नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं 3 बजे की 3 खबर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर से। खबर हॉर्मुज से जुड़ी हुई आपको बताती हूं, जहां हॉर्मुज में तनाव अब अपने चरम पर पहुंच गया है और ईरान ने सीधे डोनाल्ड ट्रंप को एक बेहद कड़ी चेतावनी दे दी है। ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अगर वहां अमेरिकी सेना की तैनाती होती है तो उसे उड़ा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, इसके साथ ही ईरान ने दुनिया भर को यह अल्टीमेटम भी दे दिया है कि इस विवाद में जो भी देश अमेरिका का साथ देगा, ईरान उसे अपना सीधा दुश्मन मानेगा। इस बयान के बाद मिडिल ईस्ट में भारी उथल पुथल भी मची हुई है। वहीं दूसरी बड़ी खबर आपको बताऊंगी उत्तर प्रदेश की सियासत से, जहां पर जुबानी जंग लगातार तीखी होती जा रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के उस बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि 5 सांसद परिवार के हैं, इसलिए सपा नहीं टूटी। अब इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जोरदार और तीखा पलटवार किया है। सीएम ने क्या कुछ कहा है आगे आपको सुनवाएंगे और इसके साथ साथ 27 के रण से पहले यूपी में इस जुबानी तीर से सियासी पारा कैसे हाई हुआ है वो भी आपको बताऊंगी। वहीं तीसरी खबर जसोला से है, जहां एक बड़ा और दर्दनाक हादसा सामने आया है। एक मासूम बच्चा नाले में बह गया। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर है और मौके पर युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का कार्य जारी है। रेस्क्यू टीमें बच्चे को जल्द से जल्द और सुरक्षित बाहर निकालने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। चलिए करते हैं शुरुआत और आपको बताती हूँ सबसे पहली खबर के बारे में, जो कि हॉर्मुज से जुड़ी हुई है। हॉर्मुज पर अमेरिका ईरान आमने सामने आ गए हैं। हॉर्मुज पर कब्जे को लेकर के घमासान मचा हुआ है। ट्रंप ने हॉर्मुज को अमेरिकी क्षेत्र बता दिया है। हॉर्मुज पर ईरान ने ट्रंप को कड़ी चेतावनी दी है। ईरान के पास अमेरिकी सेना को उड़ा देंगे। ईरान ने अमेरिका की सेना को उड़ा दिया जाएगा, ईरान ने सीधे कह दिया, और अमेरिका का साथ देने वाला ईरान का भी दुश्मन होगा। तो सबसे बड़ी और विचलित कर देने वाली खबर मिडिल ईस्ट से है, जहां दुनिया एक बार फिर से विनाशकारी युद्ध के मुहाने पर है। हॉर्मुज स्ट्रेट, जो पूरी दुनिया की आर्थिक नसों में तेल दौड़ाता है, वो अमेरिका और ईरान के बीच बारूद का अखाड़ा बन गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस भड़काऊ और अहंकारी दावे के बाद ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर है, जिसमें ट्रंप ने कहा था कि हॉर्मुज अब पूरी तरह अमेरिकी मुट्ठी में है। इसके बाद तेहरान ने सीधे व्हाइट हाउस की आंखों में आंखें डालते हुए ट्रंप को अब तक की सबसे खौफनाक चेतावनी दी। ईरान ने 2 टूक कह दिया है कि अब तक अमेरिका अपने वादे पूरे नहीं करता है और आर्थिक प्रतिबंधों की बेड़ियां नहीं काट देता है। हॉर्मुज का ये रणनीतिक रास्ता किसी के लिए भी नहीं खुलेगा। इसके साथ ही ईरान ने ऐलान किया कि जो भी देश इस आर्थिक युद्ध में अमेरिका का प्यादा यानी साथ देगा, तो उसे ईरान अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानेगा। और हमारे साथ हमारी सहयोगी रितु जुड़ गई हैं। रितु, अमेरिका की तरफ से बार बार चेतावनियां दी जा रही हैं कि अगर कोई और देश ईरान का साथ देगा तो उसे भी बख्शा नहीं जाएगा, तो क्या इसके बाद चीन और रशिया साथ देना बंद कर देंगे? निश्चित रूप में ये जो बयान सामने आया ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू को टच किया गया, लेकिन इसके बाद चीन और रूस सहयोग देना बंद करेंगे, इस पर बड़ा प्रश्न है। क्योंकि अभी तक भी हम देख रहे हैं डायरेक्ट तौर पर कोई भी सहायता, कोई ऐसा सहयोग नहीं दिया है रूस और चीन ने। इनडायरेक्ट वे में काफ़ी तरीके से अलग अलग पहलुओं पर हेल्प किया, चाहे तकनीक की बात हो, हथियारों की बात हो, अलग अलग पहलुओं पर बहुत ज़्यादा ईरान का साथ दिया है रूस और चीन ने। लेकिन इस बयान के बाद यह माना जा रहा है कि इस पूरी रणनीतिक बहस को और ज्यादा बल मिल रहा है कि आखिर आने वाले समय में ये ग्लोबल ऑर्डर में क्या चेंजेस आने वाला है। क्योंकि सीधे सीधे एक और स्टेटमेंट जो दिया गया ईरान की तरफ से, जिसमें कहा गया कि दुश्मनों की कैटेगरी में वो खाड़ी के देश आएंगे जो सीधे सीधे अमेरिका को सहयोग दे रहे हैं या अमेरिका के साथ से आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि सीधे तौर पर इस जंग में ईरान ये पक्ष रख रहा है कि अमेरिका ईरान की लड़ाई में कोई भी तीसरा देश इसमें इन्वॉल्व ना हो। इस कीमत पर जब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बातें इस बात को लेकर हो रही है कि चीन और रूस भी अंदर खाने से सहयोग दे रहे हैं, अब इस स्टेटमेंट को अमेरिका किस तरीके से लेता है और खाड़ी में इसके बाद क्या एक नई तनातनी बनती हुई नजर आएगी। क्योंकि हम देख रहे हैं हॉर्मुज का जो पेच है वो अभी लगातार अटका हुआ है। एक तरफ हम देख रहे हैं एक और बयान जिसमें कहा गया कि क्लॉजेस जो रखे गए थे, अमेरिका की जो शर्तें थी, उन शर्तों पर एक भी कंडीशन पर ईरान ने हामी नहीं रखी है। यानी सीधे सीधे ईरान इसे अपनी जीत मान रहा है, जीत बता रहा है और ये भी ललकार रहा है कि अमेरिका दोबारा से रिन्यू करनी पड़ेगी, क्योंकि 60 दिनों की जो युद्ध विराम थी, सीज फायर की स्थिति थी, वो लगभग समाप्त हो चुकी है। अब रितु, यही सेम कंडीशन ईरान ने भी रख दी है कि अगर कोई भी देश अमेरिका के साथ उतरता है तो हम उसे नहीं बख्शेंगे। यानी खाड़ी देशों में एक बार फिर से आग लगती हुई नजर आ सकती है जो ईरान लगाएगा।
निश्चित रूप में, और ये देखने को भी मिलेगा क्योंकि खाड़ी में जो हम देख रहे हैं रणनीतिक पैमाने पर अभी तक वो बेसिस है जहां से अमेरिका खास तौर पर जो हमले हैं वो करवा रखा है। अमेरिका जो लगातार तस्वीर दिखा रहा है, आक्रामक रुख दिखा रहा है। कई दफा ऐसे बयान भी सामने आए डोनाल्ड ट्रंप के जिसमें सिविलाइजेशन को मिटा देने तक की बात की गई। कहा गया कि हमारे पास ऐसी तकनीक, हमारे पास ऐसी सेना है, हमारे पास ऐसे हथियार है जिनसे हम ईरान में पूरी तरीके से बारूद बरसा सकते हैं। लेकिन जब ये स्टेटमेंट सामने आता है कि वो भी दुश्मन कैटेगरी में होंगे जो खाड़ी के देश है जो अमेरिका को सपोर्ट करेंगे, यानी कि इसके बाद निश्चित रूप में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन, एक डिलेमा उन खाड़ी देशों में भी बनता हुआ नजर आएगा। वो सोचेंगे, सोचने पर मजबूर होंगे कि वो आगे किस तरफ, किस कूटनीतिक पैमाने को बल दे, किसे तरजीह दे, किसे आगे बढ़ाए, ईरान के साथ रहे या अमेरिका के साथ रहे, या फिर एक अलग पहलू, एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू रखे। ये जो जंग है अमेरिका ईरान की, इसमें कोई भी सहयोग या इंट्रूडेंस ना रखे। हमने माना ये भी जा रहा है ऋतु कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका अपना कब्जा कर लेता है तो मिडिल ईस्ट के जो तमाम उसके सहयोगी हैं वो उसे भी सपोर्ट करेगा। लेकिन इन सब के बीच में यूएस की तरफ से जो नक्शा जारी किया गया है उस पर भी ईरान तमतमाया हुआ नजर आता है। उस नक्शे पर काफी दफा बात भी हुई है मीनाक्षी, क्योंकि हमने देखा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कभी भी हॉर्मुज को अलग पार्ट नहीं बताया गया। कई दफा ऐसे ट्रूथ सोशल पर जो है पोस्ट भी सामने आई जिसमें हॉर्मुज को यूएस का ही पार्ट बताया गया। उसने सीधे तौर पर एक बात रखी है पूरे ग्लोबल ऑर्डर में कि डोनाल्ड ट्रंप जब चाहे जिस तरीके की प्रतिक्रिया दे सकते हैं। उस प्रतिक्रिया के बाद और इस नक्शे को लेकर के सबसे बड़ा प्रश्न इसलिए भी खड़ा हो जाता है क्योंकि एक तरफ ईरान जो है वहां पर नाकेबंदी को लेकर बड़े प्रश्न खड़े कर रहा है कि यूएस वहां पर ब्लॉकेड नहीं लगा सकता, यानी कि जो सरजमी, जो धरती अमेरिका की है ही नहीं, वहां पर हुकूमत अमेरिका आखिर कैसे टेक्निकली कर सकता है, इस पॉइंट को भी रखा गया। लेकिन अमेरिका ने हर दफा ये दिखाया है, ईरान को सीधे सीधे आंख दिखाई है कि ये हॉर्मुज जो है किसी भी कीमत पर ईरान का नहीं है, वहां पर हुकूमत भी अमेरिका की ही चलेगी, जो कि सबसे बड़ा इस वक्त टकराव का विषय भी बनता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, हॉर्मुज कहीं ना कहीं सबसे पहले प्रायोरिटी बन चुका है दोनों ही देशों के लिए, जिस पर वो लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत धन्यवाद ऋतु आपका तमाम जानकारी के लिए। और खबरों में अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की सियासत में बयानों से घमासान तेज हो गया है। अखिलेश के बयान पर सीएम योगी का प्रहार देखने को मिला। परिवारवाद पर सीएम योगी का अखिलेश पर जोरदार पलटवार आया। अगले चुनाव में सपा साफ हो जाएगी। सीएम ने कहा कि परिवार के सांसद समाजवादी पार्टी की पहचान है। उत्तर प्रदेश की सियासत में बयानों के तीर अब सीधे निशाने पर लग रहे हैं। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग अपने चरम पर है। ताजा सियासी घमासान की शुरुआत समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के उस बयान से हुई है जिसमें उन्होंने अपनी पार्टी के एकजुटता का दावा करते हुए कहा था कि समाजवादी पार्टी इसलिए नहीं टूटी क्योंकि परिवार के 5 लोग सांसद हैं। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने तीखा पलटवार किया और सियासी पारा इसके बाद बढ़ गया है। सीएम योगी ने अखिलेश यादव के बयान पर प्रहार करते हुए मंच से सपा का एक नया ही मतलब निकाल दिया। सपा यानी साफ। सीएम योगी के सीधे तंज के बाद यूपी की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। एक समय में समाजवादी पार्टी ने क्या व्यवस्था बना दी थी कि नकल हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और जो बाबूजी कल्याण सिंह जी ने प्रदेश को एक पहचान दी थी, समाजवादी पार्टी ने एक झटके में नकल के माध्यम से प्रदेश के अकल को ही नीलाम करने का काम किया था। परिणाम क्या था? पहचान का संकट। यूपी का नौजवान, यूपी की माताएं बहनें, यूपी का व्यापारी, यूपी का शिक्षक यूपी के बाहर जाता था, पहचान का संकट उसके सामने आती थी। आज मैं कह सकता हूं यूपी के किसी व्यक्ति के सामने पहचान का संकट नहीं है। कोई जाता है, अगर सामने वाला पहचान नहीं रहा है, अगर आपने कह दिया कि मैं उत्तर प्रदेश से हूं, मैं लखनऊ से हूं, मैं गोरखपुर से हूं, मैं अयोध्या से हूं, मैं हरदोई से हूं, मैं उन्नाव से हूं, मैं अलीगढ़ से हूं, या मुरादाबाद, मेरठ या किसी भी जिले का, झांसी, चित्रकूट, किसी भी जिले का आपने नाम ले लिया, तो सामने वाला व्यक्ति सम्मान के साथ खड़ा होकर के आपसे गले मिलने के लिए उतावला दिखाई देता है। और हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड सुशील तिवारी जुड़ गए हैं। सुशील, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जमकर के पलटवार तो किया ही गया समाजवादी पार्टी की तरफ से। समाजवादी पार्टी का एक नया शब्द भी उन्होंने बता दिया है, सपा मतलब साफ। बिल्कुल मीनाक्षी, आज सीएम योगी आज कार्यक्रम में थे। उन्होंने बाकायदे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव पर बहुत ही तगड़ा निशाना साधा। आज उन्होंने कह दिया है कि जो वो कहते हैं कि हमारी जो पारिवारिक पार्टी है, 5 सांसद हैं, तमाम मुस्लिम सांसद हमारे साथ में हैं, और साथ में
जो और भी लोग हैं मजबूती से जुड़े, इसीलिए हम लोग टूट नहीं पा रहे हैं, वरना तोड़ने का पूरा प्रयास होता। इसी में मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ कह दिया कि समाजवादी पार्टी जो सपा है वो इसलिए सपा है क्योंकि वो प्रदेश में जनता उसको 2027 में साफ कर देगी। तो ये बड़ा बयान दिया और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो मुख्यमंत्री है, ये बबुआ का नाम लेते हुए कहा कि ये 12 बजे सोकर उठते हैं, 2 बजे तैयार होते हैं और 5 बजे जिम जाते हैं, 7 बजे दोस्तों की महफिल में बैठ जाते हैं। तो ऐसे में उन्होंने प्रदेश का विकास किया नहीं और प्रदेश में सिर्फ समाजवादी पार्टी ने और इनके परिवार ने प्रदेश को लूटने का काम किया और साथ में यहाँ पर गुंडा राज स्थापित किया और गरीबों का शोषण किया। ये तमाम ऐसे उन्होंने आज एक प्रहार किए थे। ऐसे में मुख्यमंत्री जी भी बताने के लिए जनता को कि प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी सरकार 2017 से पहले थी तब इन्होंने कोई काम नहीं किया है, कहीं इन्होंने विकास नहीं किया है, जो बेटियां हैं बेटियां सुरक्षित नहीं थी। तो तमाम ऐसी बातें उन्होंने कही जिससे बिल्कुल साफ है कि चुनाव में इस बार जो बीजेपी है वो पूरे आक्रामक तेवर के साथ में चुनाव मैदान में रहेगी। तेवरों के साथ नजर आ ही रही है धरातल पर, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई या नहीं आई? समाजवादी पार्टी धरातल पर कहां? बिल्कुल समाजवादी पार्टी लगातार प्रतिक्रिया दे रही है, लेकिन अभी इस योगी जी के बयान के बाद प्रतिक्रिया अभी आई नहीं, लेकिन जरूर आएगी क्योंकि जिस तरह युद्ध चल रहा है प्रतिक्रियाओं का और लगातार कहीं ना कहीं अगर कोई कुछ कहता है तो उसका पलटवार भी मिलता है, तो ऐसे में बिल्कुल प्रतिक्रिया आएगी क्योंकि लगातार कई दिनों से देखा जा रहा है कभी जयंत जो वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं और तमाम जो नेता है लगातार इसमें प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। तो ऐसे में ये बार पलटवार का दौर ये इन दिनों चल रहा है। जी मीनाक्षी, तो अभी आगे आने वाले वक्त में यानी कि 2027 के पहले ये पलटवार का दौर तो देखने को मिलते रहेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के पास क्या हथकंडा है पीडीए को लेकर के भी, क्योंकि बीजेपी ने एक नया शब्द बता दिया है, एक नई परिभाषा दे दी है पीडीए की भी। बिल्कुल पीडीए की परिभाषा जिस तरह अभी उन्होंने कहा कि जैसे कभी अपने को पंडित कह देते हैं, कभी कह देते हैं पी का मतलब ये जो मतलब कहीं ने परिवार से जोड़ रहे हैं, जो बीजेपी के लोग हैं इसको कहीं ना कहीं पाकिस्तान से भी जोड़ रहे हैं। अभी योगी जी ने कहा भी ये इसको पाकिस्तान भी कह देंगे क्योंकि ये जो पी का मतलब बदलते रहते हैं, डी का मतलब बदलते रहते हैं, ए का मतलब बदलते रहते हैं। तो ऐसे में पीडीए पर लोग निशाना साध रहे हैं और अखिलेश यादव कह रहे हैं पीडीए का मतलब ये होता है कि हम लोग प्रदेश में विकास कर रहे हैं, विकास हम लोगों ने किया था और इस वक्त जनता बिल्कुल हमको चुनकर 27 में सत्ता में बैठाएगी। लेकिन वहीं बीजेपी कह रही है इस बार बिल्कुल आप साफ हो जाएंगे और कहीं ना कहीं जनता आपको जानती है, जिस तरह आपकी भाषा है उसको जनता देख रही है। क्योंकि जयंत चौधरी पर जिस तरह बयान दिया था, जयंत चौधरी ने भी कहा था कि ये बहुत ही सस्ता आपने बयान दिया, इसमें कम से कम मेरा नाम तो ले लिया होता। तो ऐसे में ये जो बार पलटवार का दौर है काफी ज्यादा है और आक्रामक तेवर भी लगातार योगी जी अपनाए हुए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी इस पर जवाब देती हुई दिख रही है, लेकिन वहीं पर जो बीजेपी है काफी मजबूती से खड़ी हुई है क्योंकि जिस तरह योगी जी ने पूरे प्रदेश का दौरा किया है और साथ में हर जिले में गए हैं। लबोलबाब ये है कि तैयारी 2027 वाली है। अब बीजेपी की तरफ से तो कई जनसभाएं, लगभग 100 जनसभाएं कर ली गई हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी इस क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए नजर नहीं आ रही है। ना कोई जनसभा, ना कोई जनसंपर्क अभियान। तो 2027 सिर्फ जुबानी तो नहीं रहने वाला है, लोगों के बीच में भी पहुंचना होगा। बिल्कुल, क्योंकि अखिलेश यादव की अभी तक जनसभाएं नहीं हो रही हैं, सिर्फ एक्स पे लिखना, सिर्फ उस पर ट्वीट करना, 2-3 दिन में एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना। वहीं योगी जी लगातार पूरे प्रदेश को अगर देखा जाए तमाम सौगात दे चुके हैं और पूरे प्रदेश में हर जनपद में जा चुके हैं। यहाँ तक कि कल भी उनका रायबरेली का दौरा है, वो हफ्ते में लगभग 4-5 दिन बाहर रहते हैं और सबसे बड़ी बात है विकास कार्यों में लगे रहते हैं। अभी आपने देखा जापान की टीम आई थी, उद्योगों को लेकर कितना संजीदा थे मुख्यमंत्री जी और उन्होंने बाकायदे यहाँ के सांस्कृतिक विरासत को जापान से जोड़ के जापान से और ज्यादा जो रिश्ते हैं मजबूत किए। ऐसे में योगी जी प्रदेश का विकास कर रहे हैं और अखिलेश यादव कहीं ना जुबानी जंग में लगे हुए हैं और एक्स में ट्वीट करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हमला बोलते हैं। लेकिन योगी जी अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के मैदान पे काम कर रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी का पलड़ा इस वक्त समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से भारी दिख रहा है। जी मीनाक्षी जी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात दिल्ली की करते हैं। दिल्ली के जसोला में नाले में एक 15 साल का बच्चा बह गया है, नामिथुन बताया जा रहा है। हालांकि 26 घंटे बाद भी किशोर का कोई सुराग नहीं मिला। एनडीआरएफ, दमकल और पुलिस का सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। तेज बहाव रेस्क्यू के बीच में बड़ी बाधा उत्पन्न कर रहा है। नाला भूमिगत होने से बचाव में दिक्कतें आ रही हैं। परिजनों ने सड़क जाम करके प्रदर्शन किया है। खुले नाले को लेकर के प्रशासन पर भी सवाल है। परिजनों ने सुरक्षा कवर की मांग उठाई है।
राजधानी दिल्ली के जसोला से ये दर्दनाक और प्रशासन की घोर लापरवाही को उजागर करने वाली खबर है। पतंग पकड़ने की कोशिश में 15 साल का मासूम मिथुन एक खुले और गहरे नाले में गिर करके बह गया। 26 घंटे से ज्यादा का वक्त अब तक बीत चुका है, लेकिन अब तक बच्चे के बारे में कोई सुराग नहीं मिला है। एनडीआरएफ, दिल्ली फायर सर्विस और पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार जुटी हुई है। हालांकि नाले का तेज बहाव, 5 से 6 फीट गहराई और क्रिप्स अस्पताल के पास नाले के अंडरग्राउंड हो जाने से रेस्क्यू टीम को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। घनी आबादी के चलते मौके पर बुलडोजर और भारी मशीनें भी नहीं पहुंच पा रही हैं। इस बीच बच्चे के परिजनों और स्थानीय लोगों का गुस्सा फूटा हुआ है। गुस्साए लोगों ने जसोला में सड़क जाम किया, प्रदर्शन किया। परिवार का आरोप है कि बचाव कार्य सिर्फ दिखावा है और गोताखोर गहरे पानी में ठीक से तलाश नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर इस गहरे नाले पर सुरक्षा कवर होता तो क्या आज ये हादसा होता? आखिर इन खुले और जानलेवा नालों का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। दिल्ली के जसोला विहार में बीते 24 घंटे पहले एक बच्चे की नहर में गिरने की खबर सामने आई। उनका पूरा परिवार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मिथुन अब तक 24 घंटे से नहीं मिला है। पूरा परिवार का रो रो कर हाल है। देखिए उनकी मां की क्या स्थिति फिलहाल हो चुकी है। उनके पिता हमारे पास हैं और देखिए ये हाथ में उनके बच्चे की तस्वीर है। देखिए ये वही 15 साल का मिथुन है जो पानी में बह गया। अब इसकी पूरी जानकारी जो है नहीं मिल पा रही है, कहाँ है। अब तक कई गोताखोर जो है वो ढूंढने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई जानकारी जो है वो नहीं मिल पाई है। उनके पिता हैं, क्या कल हुआ था? कल गोताखोर आए तो नहीं घुसे थे, चले गए थे। अच्छा, फिर वो उनकी वो टीम आई थी, वो एनडीआरएफ की टीम। एनडीआरएफ की टीम आई थी, वो भी एक भी नहीं घुसे थे। वो ऊपर से ही डंडे से मार मार के देख दाग के 6:30 बजे चले गए थे। शाम को 6:30 बजे। बस पुलिया की सफाई कर दी थी इसकी, जेसीपी से मलबा निकाल दिया था बस। तो ये आपको जब ये पूरी घटना हुई, क्या आप यहाँ पे घर पे मौजूद थे या परिवार का लोग था? कैसे जानकारी मिली? होते तो हमें फ़ोन करा था यहाँ भतीजे ने। जब उसे किसी ने बताया तो उसने हमें करा, तो हम फिर बटला हाउस से आए थे। क्या करते हैं आप? सीवर लाइन काम करते हैं। सीवर लाइन का आप काम करते हैं। तो आप जब आए तो खोजने की कोशिश की गई क्या? दिल्ली से फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस आई। पुलिस के आने के बाद में फिर वो पुलिस वालों ने भी बुलाया। पुलिस वालों ने बहुत लेट कर दिया था कल ही यहाँ। कितने बजे आपने पुलिस को फ़ोन किया था? पुलिस को हमने आते ही फ़ोन कर दिया था 11:30 बजे। फिर पुलिस आई है 12 बजे के बाद में। गोताखोर इनने बुलाए, वो आए 1-1.5 घंटे बाद। हमने बोला इनसे जेसीपी मंगा दो, इनने नहीं मंगाई। फिर वो अरीबा दीदी आई थी और बाबर भाई आए थे, बाबर भाई। उनने कहा थे वो मंगाई थी, क्या कहते जेसीपी। जब 2 जेसीपी चली तो ये पुलिया के नीचे से खाली हुआ, फिर भी यहाँ कोई कुछ नहीं मिला। लोग हैं, आप कौन हो? मैं उसकी मासी हूँ। क्या हुआ, क्या आपको कोई जानकारी मिली थी कल किस तरीके से मिथुन यहाँ से गिरा या इसके बारे में? बच्चे बस यही कह रहे हैं, पतंग लेने गया था और कट्टे पे से पैर फिसल गया उसका। बस पतंग लेने के लिए गया था जी। माँ की कैसी तबीयत है? क्योंकि देखने में माँ बोलने के लायक नहीं है, वो बेहोश पड़ी है। क्योंकि उनको होश में लाते हैं तो वो अपना बच्चा मांगती हैं। हम कहाँ से दें बच्चा उनका? इसलिए हम नहीं दे सकते उनका बच्चा, क्योंकि सरकार ही कुछ ना कर रही है, पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं। बच्चा को दें तब तो हम उनको दें। कम से कम बच्चे की बॉडी मिल जाए तो भाई देख के सब्र कर लेगी माँ। अब ऐसे तुम जानते हो सर, ऐसे सब्र नहीं आ रहा है। क्या कुछ सरकार ने कहा, पुलिस ने कहा कि कब तक मिल पाएगा या कुछ नहीं कहा है। मनीष चौधरी ने कहा है 10 से 12 घंटे में हम खोज के देंगे। कल बीते यानी कि 11 बजे की ये पूरी कहानी है, जब पतंग को देखते हुए खास तौर पर वो उधर गया। आपको एक बार उस बाहर की तस्वीर भी दिखाने की कोशिश करेंगे। ये वही जगह है जहाँ से मिथुन जो है वो कल 11 बजे के बाद नहीं मिला। पुलिस जो है वो कोशिश कर रही थी और कोशिश के साथ ही साथ अब जो उनके परिवार वाले हैं वो कह रहे हैं कि कोई गोताखोर आया, वो अंदर नहीं गया। जेसीबी से साफ कराने की कोशिश की गई, लेकिन अब तक मिथुन का कोई ठिकाना नहीं पता है। सरकार की तरफ से ये ज़रूर कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द उनकी डेड बॉडी जो है वो ढूंढी जाएगी, क्योंकि 24 घंटे का वक्त हो चुका है और अब तक कोई जानकारी नहीं है। हम भी यही कामना करेंगे कि मिथुन जो है वो सुरक्षित हो, लेकिन अब तक इसकी कोई जानकारी जो है वो ना तो परिवार को दी गई है और दूसरी तरफ मां की स्थिति जो है वो सबसे ज़्यादा ख़राब है और मां की तबीयत जो है वो लगातार बिगड़ती जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट कमल सिंह के साथ उत्कर्ष, इंडिया डेली, दिल्ली।
और वहीं नोएडा में आज से धारा 163 लागू कर दी गई है। 23 अगस्त से 4 सितंबर तक धारा 163 लागू रहेगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आदेश जारी किया गया है। बिना अनुमति धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। बिना अनुमति जुलूस पर भी प्रतिबंध है। सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ जुटाने पर भी रोक रहने वाली है। अब क्योंकि त्योहारों का सीजन शुरू हो रहा है, इसी के साथ साथ ये बड़ी बात निकल करके सामने आ रही है कि धारा 163 लागू कर दी गई है। 23 अगस्त से ये 4 सितंबर तक लागू रहने वाली है। 4 से ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठे ना हो, कानून व्यवस्था बनी रहे, बिना अनुमति धरना प्रदर्शन ना हो, बिना अनुमति जुलूस ना निकले, सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ ना हो, इसे लेकर के खास ख्याल रखा जा रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक पंडित जुड़ गए हैं। अभिषेक, नोएडा में ये धारा 163 लगाने के पीछे की वजह सीधे सीधे त्योहारी सीजन। जी, आपको बता दें कि त्योहारों को नजर रखते हुए नोएडा कमिश्नरेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। धारा 163 जो है वो लागू कर दी गई है और लगातार जिस तरीके से 23 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक ये धारा लागू रहेगी और जहां भी सार्वजनिक जगह है वहां पर जो इकट्ठे लोग होते हैं, 4 से ज्यादा इकट्ठे होने वाले लोगों पर अब लगातार कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। आपको बता दें कि जिस तरीके से धारा 163 लागू होने के बाद सार्वजनिक जगह पे जुलूस निकालना या फिर जैसे कोई त्योहारी मद्देनजर रैली यात्रा निकालने पर भी बिल्कुल रोक लगा दी गई है। जिस तरीके से धारा 163 लागू होने के बाद जो है लगातार पुलिस अब कार्रवाई करती हुई नजर आएगी और कमिश्नर के सख्त आदेश हैं। जितने भी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जितने इलाके हैं सब पर पुलिस चौकसी बढ़ा दी गई है और त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है और जिस तरीके से जो जुलूस थे या किसी भी तरह के प्रोग्राम थे उनकी सभी अनुमतियों को रद्द कर दिया गया है। यानी जो पहले अनुमतियां थी उन्हें भी प्रभावी नहीं किया जाएगा 4 सितंबर तक के लिए। जी बिल्कुल। अब जो प्रत्यक्ष में जो जितनी भी अनुमति थी उन्हें सबको रद्द कर दिया गया है। जितने नोएडा में जो प्रोग्राम थे या सार्वजनिक जगह पे रैली की जो एप्लीकेशन थी उन्हें भी रद्द कर दिया गया है, क्योंकि धारा 163 लागू होने के बाद जो है सार्वजनिक जगह पे 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। अगर ऐसे तमाम क्षेत्रों में जो लोग ऐसे इकट्ठे हुए मिलेंगे उनके खिलाफ जो है नोएडा पुलिस लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आएगी। 4 सितंबर को क्योंकि जन्माष्टमी का कार्यक्रम है, शायद इसलिए सिर्फ ये 4 सितंबर तक ही प्रभावी रहने वाला है। उसके पहले की अगर बात की जाए तो 28 अगस्त को त्योहारी सीजन देखने को मिलेगा। रक्षाबंधन का त्यौहार है, उसके पहले ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। धारा 163 लागू कर दी गई है। आपको बता दें कि धारा 163 जो कि धारा 144 का ही रूप है, बीएनएस की धारा 163 उसे कर दिया गया है। 163 के तहत भी आप कहीं पर 4 लोगों के साथ इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। लेकिन अभिषेक, क्या इसे लेकर के कोई आपत्तियां भी दर्ज करवाई गई है? हालांकि प्रशासनिक व्यवस्था है, इसमें कोई व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश नहीं करेगा। जिस तरीके से जो कमिश्नरेट ने बड़ा आदेश पारित किया है और लगातार फैसला लिया है, तो जिस तरीके से जो त्योहारी मद्देनजर रखते हुए कोई बवाल ना हो जाए उसे लेकर धारा 163 लागू की गई है और लगातार जो है वहां पर जितने भी सार्वजनिक जो लोग हैं, जब धारा 144 लागू होने के बाद जो है प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की थी गई, तो जितने भी समुदाय के या वो हैं वो इस फैसले का सम्मान कर रहे हैं और साफ तौर पर उनका कहना है जिस तरीके से त्योहारी मद्देनजर रखते हुए जो कमिश्नरेट ने फैसला लिया है, काफी अच्छा फैसला लिया है और काफी लोग जो है समर्थन कर रहे हैं इस बात का। जी, बहुत धन्यवाद अभिषेक आपका तमाम जानकारी के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।